गुड मॉर्निंग बच्चों। इस भाग में हम ऊष्मा गतिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। और इसमें पहला प्रश्न है ऊष्माधारिता किसे कहते हैं और सीपी तथा सीवी में संबंध स्थापित कीजिए। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का वो है ऊष्माधारिता क्या होती है। तो किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो उसके ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है, यानी हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी यानी ऊष्माधारिता ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। इसको दो प्रकार से नापा जाता है, एक तो स्थिर दाब पे नापा जाता है और दूसरा स्थिर ताप पे नापा जाता है। तो पहले देखिए कैसे हीट कैपेसिटी कैसे शो करते हैं अपन। C = Q/ΔT। यहाँ पे Q क्या है, दी गई ऊष्मा है, और ΔT उसके ताप में परिवर्तन है। जब हम दी गई ऊष्मा में ताप परिवर्तन का भाग देते हैं तो हमें ऊष्माधारिता ज्ञात हो जाती है C। ठीक है, दी गई ऊष्मा बटे ताप में अंतर। तो 1 डिग्री सेल्सियस ताप के लिए जितना बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा दी जाती है वो उसकी ऊष्माधारिता कहलाती है। अब ये जो ऊष्माधारिता है दो प्रकार से मापी जाती है। तो जो Cp है ये क्या कहलाती, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। यहाँ जो P सफिक्स लिखा है ये P सफिक्स इस बात का द्योतक है कि ये जो हीट कैपेसिटी जो मापी गई है ऊष्माधारिता मापी गई वो कहाँ मापी गई, स्थिर दाब पर मापी गई। और दूसरी होती है CV। यहाँ पे V सफिक्स लगा है, इसका मतलब ये स्थिर आयतन पर मापी गई है। तो यहाँ पे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है जी कि CP और CV में संबंध स्थापित कीजिए, या संबंध दिया रहता है तो लिखा रहता है संबंध को प्रूव कीजिए। तो हम यहाँ पे ऊष्माधारिता की परिभाषा का उपयोग करेंगे। देखिए ऊष्माधारिता की जो हमने परिभाषा दी है वो क्या है, C = Q/ΔT। तो Q क्या हो जाएगा, Q = C × ΔT। यहाँ पे ΔT ताप में परिवर्तन है, C उसकी ऊष्माधारिता है, Q उसको दी गई ऊष्मा है। तो जब स्थिर दाब पर किसी निकाय को ऊष्मा दी जाती है तो हम इसको QP लिखेंगे, ऊष्माधारिता को CP लिखेंगे और इंटू ΔT। QP = CP × ΔT। जब हम स्थिर दाब पे किसी को ऊष्मा देते हैं तो इसमें दो काम होते हैं। दाब यदि स्थिर रखते हैं आप और आपने ऊष्मा दी तो क्या होगा, आयतन में प्रसार होगा। एक तो आयतन में प्रसार होगा, दूसरा उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो ये जो QP है, जो दी गई ऊष्मा है, दो कामों में बट जाएगी। पहला काम है आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और दूसरा होगा आयतन में प्रसार। मान लें CP ΔH = ΔH, यानी ये हो गया एंथैल्पी परिवर्तन। तो यहाँ पे क्या क्या होगा, ΔH = ΔU + ΔPV। ΔPV यानी दाब आयतन कार्य हो जाएगा। ये हो गया आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। तो यहाँ पे इसको चूँकि ये आदर्श गैस है मान के हम इसको लिखते हैं और एक मोल मानते हैं आदर्श गैस का, तो ये हो जाएगा PV = RT। तो यहाँ पे PV के स्थान पे हम RT डिस्प्लेस कर देंगे एक मोल गैस के लिए। तो ΔH = ΔU + ΔRT। चूँकि यहाँ पे जो R है वो स्थिरांक है, लेकिन यहाँ पे T चेंज हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, RΔT हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लें हम, ΔH = ΔU + RΔT।
आर तो स्थिरांक है, तो जो दूसरा टर्म आएगा टी डेल्टा आर, ये 0 हो जाएगा। अब स्थिर आयतन पर दी गई ऊष्मा की बात करें तो ये क्यू भी बराबर सी भी डेल्टा टी लिखा जाएगा। यहाँ पे क्यू भी है स्थिर आयतन पर दी गई ऊष्मा, और सी भी हो गया स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता, और डेल्टा टी उसका टेम्परेचर में वृद्धि होगी या कमी होगी। स्थिर आयतन पर दी गई ऊष्मा केवल आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करेगी, क्योंकि आयतन स्थिर है, तो जो दाब आयतनकारी होगा ये क्या होगा, ये 0 होगा। डेल्टा पी भी होगा, ये वैल्यू इसकी क्या होगी, 0 होगी। तो इसमें केवल आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी, इसमें आयतन प्रसार कार्य नहीं होगा। तो क्यू भी इक्वल टू सी बी डेल्टा टी इक्वल टू डेल यू। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब हम देखिए तीनों समीकरण को देखते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में। तो जो सेकंड समीकरण है वो क्या बोलता है, सी पी इक्वल टू डेल्टा एच, और डेल्टा एच इक्वल टू डेल यू प्लस आर डेल्टा टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी पी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर डेल्टा टी। ये हो गया। यहाँ पे क्यू पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू पी बराबर हो गया था सी पी डेल्टा टी बराबर था क्या, डेल्टा एच प्लस आर डेल्टा टी, ये था ना। और सी भी बराबर क्या है, डेल्टा एच रहेगा, ये मान डेल्टा यू, सॉरी यहाँ पर डेल्टा यू रहेगा, ये यहाँ पर केवल डेल्टा यू है। तो इन दोनों को देखिए आप, इन समीकरण को देखिए दोनों को, इसका मान क्या आया, डेल्टा यू प्लस आर डेल्टा टी, और इसका मान आया केवल डेल्टा यू। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं इसको। चलिए सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या लिखेंगे हम फर्स्ट और सेकंड से। फर्स्ट इक्वेशन में देखिए आपको दिया है सी पी डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एच, और सेकंड कहता है डेल्टा एच इक्वल टू डेल यू प्लस आर डेल्टा टी। इसका मतलब सी पी डेल्टा टी बराबर डेल्टा यू प्लस आर डेल्टा टी। अब यहाँ पे जो थर्ड इक्वेशन है आपका, तीसरा इक्वेशन है सी भी बराबर है सी डेल यू, तो इसकी जगह पे क्या रखेंगे, सी पी डेल्टा टी की जगह पे यहाँ लिख देंगे सी पी डेल्टा टी बराबर सी भी डेल्टा टी प्लस आर डेल्टा टी। हमने यहाँ पे क्या लिखा, डेल यू की जगह पे क्या रख दिया, सी पी डेल्टा टी और सी बी डेल्टा टी यहाँ पे। तो ये सी बी डेल्टा टी हो गया, ये सी बी डेल्टा टी प्लस आर डेल्टा टी। अब डेल्टा टी इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, ये तीनों में कॉमन है। तो इसको देखिए ये आ गया यहाँ पे सी पी डेल्टा टी, और यहाँ पर डेल यू की जगह सी बी डेल्टा टी प्लस आर डेल्टा टी। यहाँ पर डेल्टा टी कॉमन ले लिया अपन ने, कॉमन ले दोनों तरफ डेल्टा टी से भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, सी पी इक्वल टू सी बी प्लस आर, और इसको हम क्या लिखेंगे, सी बी माइनस सी बी, इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, सी बी माइनस सी पी माइनस सी बी बराबर आर, यही हमको सिद्ध करना था। तो इस तरह से ये आपका इक्वेशन प्रूव हो जाता है, इसलिए इसको इस तरह आप सिद्ध कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको उतना ही लिखना है, ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है, पिछले वर्षों में भी परीक्षा में आया है कई बार। चलिए एक और इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दहन ऊष्मा का, यानी दहन एंथैल्पी का। तो ये जो दहन एंथैल्पी है यानी दहन ऊष्मा है, वो क्या है, किसी पदार्थ के एक मोल के दहन के फलस्वरूप होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन दहन ऊष्मा अथवा दहन एंथैल्पी कहलाता है। कितना है आपका, किसी पदार्थ के एक मोल के पूर्ण दहन के फलस्वरूप होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन दहन ऊष्मा या दहन एंथैल्पी कहलाता है। उदाहरण के लिए हम कार्बन मीथेन का उदाहरण ले सकते हैं। मीथेन के पूर्ण दहन का मतलब ऑक्सीजन की क्रिया। मीथेन के पूर्ण दहन पे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी,
और जल वाष्प बनेगी। और इसमें हमें 1 मूल मीथेन से हमको कितना ऊर्जा निकलती है, इसमें से 890.4 किलो जूल उसमें निकलती है। तो इसकी दहन एंथैल्पी हो जाएगी 890.4 किलो जूल प्रति मोल। इसका जो चिन्ह होता है वो माइनस में इसलिए रहता है क्योंकि इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, तो ये एंथैल्पी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। इसके उपयोग क्या हैं? इसके बहुत से उपयोग हैं। पहले देखो, भोजन के दहन में, दहन से प्राणियों को जो ऊर्जा मिलती है उससे हम इसका कैलोरी मान निर्धारित कर सकते हैं। ये जो कैलोरीफिक वैल्यू है भोजन की, खाद्य पदार्थ की जो कैलोरी मान होती है वो इसकी दहन ऊष्मा ही होती है। ईंधन का ऊष्मीय मान भी इससे ही ज्ञात होता है। जैसे ब्यूटेन का की जो दहन ऊष्मा है वो है 2658 किलो जूल प्रति मोल होती है। एलपीजी जो कि माने जो ब्यूटेन है वो कि एलपीजी का प्रमुख घटक होता है। भोजन के विभिन्न घटकों की आवश्यक मात्रा को भी हम निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसका जब कैलोरीफिक वैल्यूज की पता लग जाती है, कैलोरी मान पता लग जाता है, तो जो मनुष्य है उसके दैनिक कार्यों के लिए आवश्यक कैलोरी मान के आधार पे उसके लिए संतुलित भोजन की कैलोरी वैल्यू ज्ञात की जा सकती है। और उससे हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि कितनी कैलोरी जो आवश्यक कैलोरी है उसके लिए मनुष्य को कितना भोजन लेना पड़ेगा, कौन कौन सा भोजन लेना पड़ेगा। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज के 1 मोल के पूर्ण दहन से 2840 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। यानी ग्लूकोज के 1 मोल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो कितनी है, 2840 किलो जूल। और ग्लूकोज का जो 1 मोल कितना होता है, 180 ग्राम होता है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। 1 किलो, जैसे हम 180 ग्राम ग्लूकोज से हमें 2840 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 1 ग्राम से कितनी प्राप्त होगी, हम 180 का भाग देकर निकाल लेंगे, तो हमें मिलेगी कितनी, 15.78 किलो जूल प्रति ग्राम हो जाएगी। तो हम इस तरह से हम इसका उपयोग भी कर सकते हैं। और ये दहन ऊष्मा है, ये भी काफ़ी उपयोगी है। और इसके बाद और अलग अलग प्रकार की एंथैल्पी होती है, वो हम अगले भाग में उसकी चर्चा करेंगे।